तो यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत का स्वाद चखने के लिए सभी पार्टियां दमखम लगा रही हैं, जातीय समीकरण साध रही हैं और 2024 में पीडीए के सहारे अच्छा प्रदर्शन करने वाली समाजवादी पार्टी भी समझ चुकी है कि सत्ता के लिए केवल पीडीए फॉर्मूला काम नहीं आएगा। सत्ता का स्वाद अगर लेना है तो ब्राह्मणों को भी साथ लाना पड़ेगा और यही कारण है कि अब सपा और बहुजन समाज पार्टी दोनों ब्राह्मणों को साधने में जुटी हैं और ब्राह्मण नेताओं को साधने के लिए एक ब्राह्मण सम्मेलन भी बुलाया गया है। यह सम्मेलन कितना सफल होगा और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी और सपा को इसी पे आखिर कितना फायदा मिल सकता है और क्या रणनीति है उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों की ब्राह्मणों को लेकर और क्यों ब्राह्मण आखिर किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं, सब कुछ समझेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। 2027 के मिशन के लिए सपा की तैयारी, ब्राह्मण वोटरों को साधने की बारी, ब्राह्मणों को साधने के लिए रोड मैप पर मंथन, पार्टी में ब्राह्मणों की बढ़ेगी भागीदारी। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी तैयारियों को धार देने में लगी हुई हैं, जाति समीकरण को सेट करने में लगी हैं। लेकिन इन दिनों यूपी की सियासत में ब्राह्मण पॉलिटिक्स चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सभी पार्टियां खास तौर पर सपा और बसपा ब्राह्मण वोटों की जुगत में लग गई है, क्योंकि इस वोट बैंक का साथ आना सत्ता पाने के लिए जरूरी है। बिना इस वोट बैंक के सत्ता का स्वाद चखना मुश्किल है और बीजेपी में ब्राह्मणों की स्थिति को देखकर सपा और बसपा दोनों इसका पूरा फायदा उठा रही हैं। कोई भी मौका छोड़ नहीं रही है, इसलिए सपा ने लखनऊ में एक ब्राह्मण सम्मेलन को बुलाया है। यूपी में सपा बसपा की ब्राह्मण पॉलिटिक्स, लखनऊ में सपा ने बुलाया ब्राह्मण सम्मेलन। इससे पहले ब्राह्मण नेताओं की बैठक बुलाई थी। सपा मुखिया ब्राह्मणों को साधने पर फोकस कर रही है। सपा पार्टी में ब्राह्मणों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। बसपा भी ब्राह्मण नेताओं को अपने पाले में लाने में जुटी हुई है। मायावती ब्राह्मण के मुद्दे को लगातार तूल दे रही हैं। सपा के इस ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ब्राह्मण सम्मेलन को महज एक दिखावा करार दिया। उन्होंने दावा किया कि सपा के भीतर भारी असंतोष है और पार्टी का कुनबा टूटना तय है। राजभर ने कहा कि जल्द ही कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं, जिससे कि अंदरूनी कला खुलकर सामने आएगी और बीजेपी के नेता भी लगातार सपा के इस सम्मेलन पर निशाना साध रहे हैं। सुनिए। देखिए, समाजवादी पार्टी जिस पीडीए की बात कर रही थी, दरअसल वो अपने पीडीए समूह के लिए भी नहीं हुई। उनका पीडीए का मतलब समय समय पे बदलता रहता है। कभी पी का मतलब परिवारवाद, डी मतलब डिम्पल, ए फॉर अखिलेश हो जाता है, कभी ए फॉर आधी आबादी हो जाता है और डी फॉर दलित हो जाता है। तो इस तरीके से वो अपनी सुविधा अनुसार पीडीए का फार्मूला बदलते रहते हैं। रही बात ये कि अब ब्राह्मणों की तरफ क्यों रुख कर रही समाजवादी पार्टी, तो दरअसल क्या है कि ब्राह्मणों की तरफ नहीं, दरअसल जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको तोड़ने के लिए लगातार समाजवादी पार्टी लालायित है। ये तो निश्चिंत है, जिस भी पार्टी को, जिस भी गठबंधन को अगर सत्ता का एक स्वाद लेना है तो उसे ब्राह्मणों को सम्मान देना होगा। अगर कोई सत्ताधारी या कोई भी राजनीतिक दल ये समझे कि ब्राह्मणों की चुटिया को खींचकर हम सत्ता में आ जाएंगे, ब्राह्मणों का एनकाउंटर करके हम सत्ता में आ जाएंगे, तो ब्राह्मण सब जानता है ब्राह्मण सही दिशा और दशा बताने के लिए ही इस धरती पे आया है। इसलिए ब्राह्मणों को जो खुश करेगा, और ब्राह्मण कब खुश होता है ये भी जानने वाला विषय है। ब्राह्मण जब खुश होता है जब प्रदेश की, उसके मान लो देश है, यहाँ की जनता जो बेचारे किसान है, गरीब है, वो खुश होते हैं, ब्राह्मण खुश हो जाता है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गलियारों का बाजार गर्म है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। वास्तव में समाजवादी पार्टी जब भी ब्राह्मणों की बात करती है तो विपक्ष पूरी तरह से असहज हो जाता है और एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करने के लिए पूरी टूलकिट को सक्रिय कर देता है। वास्तविकता यह है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जिस तरह से ब्राह्मणों को सम्मान दिया गया, ब्राह्मणों के नाम पे संस्थानों का नामकरण किया गया, ब्राह्मणों के नाम पे ऐतिहासिक स्थलों को तैयार किया गया, आज कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग इस बात से पूरी तरह हताश हैं कि क्यों ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है। लगातार 5 से अधिक प्रक्रम घटनाओं में भाजपा के संगठन के द्वारा और भाजपा के द्वारा ब्राह्मणों का अपमान किया गया, उनका मान मर्दन किया गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले परशुराम जयंती की छुट्टियां बंद करने की घोषणा की, जो कि उनके कहीं ना कहीं कुंठा और पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की मानसिकता ब्राह्मणों के प्रति
और ब्राह्मणों के प्रति उनकी उपेक्षा को प्रदर्शित करती है। ब्राह्मणों को लेकर न केवल सपा बल्कि बसपा भी काफी सक्रिय है और मायावती ब्राह्मणों के मुद्दे को लेकर लगातार तूल दे रही है। दोनों ही पार्टी खुद को ब्राह्मण हितैषी बता रही है और अपने अपने कुनबे में ब्राह्मणों को बढ़ाने की जोर आजमाइश की जा रही है। अब देखना होगा कि ये जोर आजमाइश कितनी काम आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जिसमें पल्लवी सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ है, डॉक्टर प्रतिमा सिंह है जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, अभिषेक अहलावत हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट, आशुतोष अग्निहोत्री हैं जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं और सर्वेश त्रिपाठी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। शुरुआत सर्वेश आप ही से, क्योंकि पीडीए ने 24 में अच्छा प्रदर्शन किया था और बीजेपी से ज्यादा सीटें आप लोग लाए थे, लेकिन क्या अब 27 आते आते रणनीति बदल रही है और लगता है कि खाली पीडीए के सहारे नैया पार नहीं होगी, इसलिए भाई ब्राह्मणों को भी साधा जाए? ये जो सम्मेलन आप लोग करने जा रहे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है? भैया, आपको सबको, सारे को पैनलिस्टों को और जनता को प्रणाम। पहली बात कि कोई सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। माननीय श्रद्धेय जनेश्वर मिश्रा जी के लिए हो रहा है। जनेश्वर मिश्रा पार्क में कार्यक्रम हो रहा है और वो सम्मेलन जैसा कुछ नहीं है उसमें। पहली बात तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ट्विस्टेड है। रही बात कि दूसरा कि समाजवादी पार्टी ऑफ ऑल द पार्टीज, उसको अलग से कुछ ब्राह्मणों के लिए करने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मणों को जितना सम्मान समाजवादी पार्टी में मिला है वो बताने की जरूरत नहीं है। हमारा अभी भी जो सबसे बड़ा पद है नेता प्रतिपक्ष, वो एक ब्राह्मण नेता के पास ही है। जनेश्वर मिश्रा जी, ब्रजभूषण तिवारी जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो लिए जा सकते हैं जिनको हमेशा सम्मान का, जिन्होंने पार्टी बनाई है, जो पार्टी के फाउंडर मेंबर्स रहे हैं, जो अभी भी आप देख लीजिए, 24 में भी आप सीटों को देख लीजिए, आप सनातन पांडे जी को देख लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं कि हमें कुछ नया करने की जरूरत है, बाकी पार्टियां करें, क्योंकि बाकी पार्टियों का मुख्य उद्देश्य, जो सत्ताधारी पार्टी उसका मुख्य उद्देश्य, भाजपा का उद्देश्य ही ब्राह्मणों का मान मर्दन रहा है, सनातन का मान मर्दन रहा है। जिस पूरे ग्राउंड पे इनकी पूरी जो है एग्जिस्टेंस जो है पूरा भाजपा का है, वो राम मंदिर वहां देखिए आप, दान चोरी और जो जितना काला दिन देखना था सनातन को वो सब दिखा लिया इन्होंने। शंकराचार्य जी की बेइज्जती कर ली, चुटिया पकड़ के बटुकों को खींचा गया, कालनेमी बोला, एक मुख्यमंत्री ने कालनेमी बोला शंकराचार्य जी को। उसके बाद आरएसएस के चीफ ने क्या क्या नहीं बोला ब्राह्मणों के लिए, कि ये पूरा कास्ट सिस्टम ही पंडितों द्वारा रचित है, ब्राह्मण लकड़हारा था, ये था वो था। तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि अब ये कुछ करें जिससे थोड़ा सा विश्वास, अब वैसे मुश्किल है आ पाए। सपा को कोई सम्मेलन करने की, ब्राह्मणों को लुभाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आप उस पार्टी से करिए कि कोशिश करें कि परशुराम जयंती हमने शुरू की और आते ही पहला काम किया परशुराम जयंती बंद कर दी। तो जो ब्राह्मणों के विरोधी हैं उनको कोशिश करने की जरूरत है लुभाने की, हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी। पल्लवी जी, बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी एक तरीके से बनाने के लिए पिछले काफी समय से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्योंकि कई प्रकरण भी ऐसे हुए, जाहिर है उसमें सवाल उठेंगे, लेकिन अब भी समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हमारे साथ तो हर वर्ग है, चाहे पीडीओ या ब्राह्मण, लेकिन बीजेपी का जो रवैया है वो ब्राह्मणों के खिलाफ है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी को तो वैसे भी लोग कहते हैं कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का यदि इतिहास उठा लें, जनसंघ की शुरुआत करें, संगठन को खड़ा करने में यदि बात करें, तो प्रमुख जो ब्राह्मण नेता हैं, जो चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात कर लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय जी की बात कर लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर लीजिए, लालकृष्ण आडवाणी जी, नानाजी देशमुख हैं, कैलाशपति मिश्रा जी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत की। शुरुआत कहाँ से, उसके बाद कितने लोगों ने संगठन को आगे बढ़ाया और आज इस लेवल पे पहुंचा दिया है। तो इसमें ब्राह्मणों का योगदान पूरी तरीके से रहा है। और हमें, जैसे अभी सर्वेश जी बोल रहे थे कि हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल बताने की जरूरत है। आप तो कभी जिक्र ही नहीं करते, आप तो हमेशा पीडीए की बात करते हैं। आप तो सबको साथ, सबका विकास की यदि कोई बात करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। सबको साथ लेने की बात हम हमेशा से करते आ रहे हैं, और हमारे साथ सब वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग रहते हैं। आपकी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी जी ने तो बहुत ही अच्छा बयान दिया था ब्राह्मणों के लिए, शायद आप भूल चुके होंगे। तो आप किस तरीके से ब्राह्मणों को ट्रीट करते हैं वो बहुत अच्छे से पता है। पीडीए में आप परिवर्तन करते रहते हैं, कभी पीडीए का ए बदल देंगे, कभी अगड़ा कर देंगे, कभी अल्पसंख्यक कर देंगे, कभी उसको आधी आबादी बना देंगे जब महिलाओं की बात होगी, पर आपने कभी ब्राह्मणों का जिक्र नहीं किया। लेकिन अब कहते हैं ना कि 2 बार आपका 17 हो गया, 22 हो गया, अब आपको किसी न किसी भी तरीके से आपको सत्ता हासिल करनी है, तो अब
कहते हैं ना कि आगे बढ़ते हैं, कुछ और करके भी देखते हैं, पीडीए करके भी आपने देख लिया। अब क्योंकि आपके जितने भी नेता हैं वो तो इस चीज से अग्री करेंगे नहीं। आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, आपके राजकुमार भाटी जी, तो अपमानजनक शब्द जिसे कहते हैं वो आपने इस्तेमाल किया है ब्राह्मणों के लिए। तो हमें तो बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं। हमारी पार्टी में अभी भी, मैंने तो पुराने नेताओं की बात करी जिन्होंने पार्टी की शुरुआत की, जो हमारी पार्टी के स्तंभ हैं। अभी भी यदि बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे मुख्य पदों पर बैठे हुए हमारे ब्राह्मण नेता हैं जो इस पार्टी में एक अलग अलग पद पे हैं और संगठन में, उस संगठन को और आगे बढ़ा रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम आज पूरे देश में यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी फैलती जा रही है। सर्वेश कुछ कह रहे हैं, फिर मैं प्रतिमा जी आपके पास आता हूं। सर्वेश, पहली बात, मैं थोड़ा सा फैक्ट्स ना फिर ट्विस्टेड है भाजपा के। आडवाणी जी ब्राह्मण थे क्या? ब्राह्मण है, अब उनको भी नहीं पता होगा। वैसे वो सिंधी लोहानी कम्युनिटी से आते हैं। रही बात ये, भाजपा हमेशा ट्विस्ट करती, झूठ बोलती है, कोई नया नहीं है। रही बात उत्तर प्रदेश के संगठन में कितने बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं। अभी ब्राह्मणों की एक मीटिंग हुई थी विधायकों की, उस पर नोटिस चस्पा हो गया था, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कर दिया था। ब्राह्मणों के अभी तक इन्होंने आरएसएस चीफ की बात का खंडन नहीं किया। मैं तो राजकुमार भाटी जी के बयान का खंडन करता हूं, उनको सीधे सीधे कहता हूं कि बहुत खराब बयान था, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में दिया था। उन्होंने माफी मांग ली थी, हालांकि बिना किसी शर्त के। लेकिन मैं यहां बैठ के कह रहा हूं, मैं प्रवक्ता हूं, कि उन्होंने उनको नहीं कहा, ऐसी कोई बात नहीं कही जानी चाहिए पब्लिक लाइफ में। ये भी आरएसएस चीफ के अगेंस्ट कुछ बोल दें या मुख्यमंत्री जी के अगेंस्ट बोल दें कि बहुत उनकी निंदा की जानी चाहिए, कैसे कालनेमी कहा शंकराचार्य जी के लिए, या फिर उनको जो है भटकों के साथ दुर्व्यवहार किया उसके लिए कह दें, तो इनसे पूछ लीजिए अगर ये कर पाए तो। मैं सपा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरे पास हिम्मत है कि मैं यहां बैठ के कह सकता हूं। ये कह दें, उसका एक लेटर जारी होगा प्रदेश अध्यक्ष जी या किसी और की तरफ से, इनके तरफ एक बार बोल के देखें, ये ब्राह्मणों की तरफ आवाज उठा के देखें, हमारे यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो है झूठ बोलने का, और प्रदेश में कितने संगठन में कौन बैठा हुआ है, वो पीडीए में पी फॉर पंडित, वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया था, नहीं भी कहते तो पीडीए इंक्लूसिवनेस की बात करता है, इंक्लूसिविटी की बात करता है। हम समावेश की बात करते हैं और उसमें हम अपने हिसाब से जिसको चाहेंगे उसको जोड़ते जाएंगे। अगर लोगों को जोड़ने से लोगों को तोड़ने वाली पार्टियों को दिक्कत होती है उससे, हम जोड़ना जानते हैं, हम जोड़ रहे हैं और एकदम जोड़ रहे हैं। पीडीए यानी अपनी सहूलियत के हिसाब से उसकी डेफिनेशन वो सही है, परंतु कहीं ना कहीं पीडीए का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यही था, उसमें पंडितों का विरोध था, जनरल कास्ट का विरोध था, ओबीसी को साथ में लेके आने की बात हमेशा से समाजवादी पार्टी ने करी। और आज ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को हम लेके आएंगे। आज से पहले माननीय अखिलेश यादव, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, बहुत ही मेहनती पॉलिटिशियन है। उनके द्वारा भी ये शब्द यूज करे गए कि आप देखिए विश्वविद्यालयों में कौन है, ब्राह्मण हैं, हमें उभरने कौन नहीं दे रहे, ब्राह्मण नहीं उभरने दे रहे। तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया। मैं मानता हूं आज वो आपको वो शब्द पीने पड़ेंगे इन्हें, क्योंकि ब्राह्मणों की लगभग 12 से 14% आबादी है हमारे प्रदेश में, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड और पूर्वांचल और अवध को अगर हम स्पेशली फोकस करें तो वहां पे ब्राह्मणों का लगभग 200 सीटों के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव है जीत और हार में। तो वहां पे अगर अखिलेश यादव जी और सपा अगर फोकस कर रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि भाजपा की जीत का कारण क्या रहा। योगी जी अगर दूसरा टर्म कंप्लीट कर रहे हैं तो उसका कारण ये रहा कि उन्होंने सभी जातियों को जोड़ा। आज की तारीख में ये हमें मानना पड़ेगा। ब्राह्मण जो है शुरुआती तौर से अगर देखा जाए हमारे उत्तर प्रदेश के इतिहास में कांग्रेस के वोटर रहे। जब तक कांग्रेस के वोटर रहे ब्राह्मण, तब तक कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में राज करना। जब कांग्रेस से इतर हटे ब्राह्मण तो कांग्रेस का राज खत्म हो गया। ये हकीकत है, ये फैक्ट्स हैं। आज की तारीख में कांग्रेस कहीं नहीं है। उसका कारण, बहुत बड़ा कारण यह है कि ब्राह्मणों ने उनका साथ छोड़ दिया। अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में काबिज है, अपना यहाँ पे शासन चला रही है, तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि ब्राह्मण वोट बैंक यहाँ है। आज जो है सबसे बड़ी विडंबना ये होगी है कि दो प्रमुख विपक्षी दल जो उत्तर प्रदेश में बहुत ही अपनी हैसियत रखते हैं, बसपा और सपा दोनों ही, अभी बसपा सुप्रीमो ने भी यही कहा है कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा सुखी कौन थे, ब्राह्मण थे। जबकि उनकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई थी, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। उनकी राजनीतिक शुरुआत ये हुई थी। आज वो ये बयान देती हैं
कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। मेरे को समझ नहीं आता इस तरीके से तोड़ की राजनीति करके ये कैसे समर्थन में आ सकते हैं। परंतु कहीं ना कहीं मायावती जी अगर किसी को नुकसान पहुंचा रही है तो माननीय अखिलेश यादव जी को नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि वो फोकस कर रहे हैं ब्राह्मण वोट बैंक पे। आज की तारीख में जब मायावती जी ये वोट बैंक के ऊपर अपना वो कर रही हैं इंप्रेशन, तो बीजेपी को इतना नुकसान नहीं है जितना सपा को नुकसान है। ठीक है, मुझे एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ये नजर आ रहा है। सर्वेश कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर्वेश, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट। नहीं, अभिषेक भैया सही बातें कह रहे थे, सही बात है, उसका नुकसान सही बात। तो अब जनता को भी पता है कि मायावती जी किसको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, भाजपा को बट ऑब्वियस है कि नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, चाहे वो कोई भी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में, कोई भी और जितने फ्रंट हैं, कांग्रेस और सपा का गठबंधन छोड़ के, चाहे राजभर जी हो, चाहे वो निषाद जी हो, चाहे वो मायावती जी हो, या कोई भी आ रहा है। तो अब अखिलेश यादव जी का कद इतना बड़ा है, और सबसे ज्यादा जिससे डर होता है, जिससे भाजपा को डर होगा, वो अपनी सारी मशीनरी जो है उसके अगेंस्ट ही खड़ी करेगी। तो ऑब्वियसली मायावती इसमें एकदम आई सेकंड है, एकदम सही बात कह रहे हैं कि मायावती जी कुछ भी प्रयास जो कर रही होंगी वो यही करने के लिए, काउंटर करने के लिए करेंगी। अच्छा पल्लवी कुछ कहना चाह रही हैं? पल्लवी जी जल्दी से मुझे प्रतिमा जी के पास में आना। जी देखिए, एक होता है ना स्लिप ऑफ टंग, एक चीज मेरे मुंह से निकली, लालकृष्ण आडवाणी कांग्रेस की प्रवक्ता भी बैठा हुई भाई साहब। क्या कह रही है मैडम, दोबारा से कहिए, समझ नहीं आया कुछ। मुझे लगा कि आप भूल गए कि नहीं भूल नहीं गया एक्चुअली, मैं भी बैठा हूं, कोई बात नहीं, बोले हैं एक्चुअली, कोई हाथ खड़ा कर देना, कुछ बीच में कहना चाह रहा है तो जाना पड़ता है मैडम, नहीं तो एक एक बार इनका कोर्ट तो फिर आप सबको पहले टर्न दीजिए, हाथ खड़ा ऐसे तो रिबटन तो मैं हर टाइम से ठीक है, वो एक दूसरे पे कई बार काउंटर करना पड़ता है। तो मैं चलिए, आप नाराज मत होइए, आप ही के पास में आ जाता हूं। ज्यादा देर तक आए पल्लवी जी आपके पास में बाद में आ जाऊंगा, वो नाराज हो रही है। चलिए मैडम, आप चूंकि हर पार्टी अपने अपने तीर तर्कश तय कर रहा है, कोई ब्राह्मणों को साध रहा है, कोई पीडीए के सहारे, और आपका जो सबसे कोर वोट बैंक था, जो ब्राह्मण सबसे पहले कांग्रेस के साथ था, उसका मोह भंग हुआ आपसे, तो आप सत्ता से बाहर हो गए। उन्हें साधने के लिए या उनको साथ लाने के लिए क्या प्लानिंग कांग्रेस कर रही है? देखिए, ब्राह्मणों को अगर सबसे ज्यादा सम्मान देने की बात की है तो उसे कांग्रेस पार्टी ने की है। भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि ब्राह्मण तो हमारे साथ है, फॉर ग्रांटेड ले लिया शायद इन्होंने ब्राह्मणों को। मैं पूछना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितनी बार भी इनकी सरकार बनी है, कितनी बार इन्होंने ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनाया है, और आप उठा करके सही बात है 89 से हमारी सरकार रही है, लेकिन उससे पहले अगर उठाकर आप देख लीजिए तो 11 मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, उनमें से कितने ब्राह्मण है आप चेक कर सकते हैं। तो ब्राह्मणों का मोह भंग नहीं हुआ है, और आज भी ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या हर जाति का व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से जनता कुछ गलत फैसले ले लेती है, और उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है 89 के बाद से कि गलत फैसलों की वजह से प्रदेश को उसका भुगतान भी बदलना पड़ा है। योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुखिया है, सब जो है राजपूत क्षत्रिय है, और उसके बाद ब्राह्मणों का जो हाल उन्होंने किया वो आपको पता है कि एनकाउंटर कर दिए जाते हैं ब्राह्मणों के, ब्राह्मण अधिकारी परेशान है, जो पूरा तबका है ब्राह्मणों का वो उनसे खासा नाराज, पार्टी से भी नाराज है। अभी आपने देखा था कि जब एक ओकेजन था जिसमें ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया था संगठन के कुछ विधायकों के द्वारा, और उसे अनुशासनहीनता की कार्रवाई की बात की गई थी। तो ये आपका ब्राह्मण प्रेम है, ब्राह्मणों का एनकाउंटर करना ब्राह्मण प्रेम है। महाकुंभ इलाहाबाद में जो हुआ वो आपके और हमारे समक्ष है। आप जो है शंकराचार्य का सम्मान नहीं कर सकते, उनके शिष्यों को आप जटाए घसीट के आपकी पुलिस मारने का कार्य करती है, शंकराचार्य का अपमान करते हैं, बेइज्जती करते हैं, आप अपने आप को कहते हैं कि आप ब्राह्मण प्रेमी है। ये वो लोग हैं जो पहले राम के नाम पर वोट मांगने का कार्य करते थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर बना दीजिए, तब राम के नाम का चंदा लूटते थे, चंदा लूटा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर बना दीजिए, तो जमीन घोटाला किया राम के नाम पे। और अब उसी राम के नाम का जो छावा आ रहा है, करीब मुझे लगता है 2000 करोड़ से भी ज्यादा का वो धन होगा, उसका आप घोटाला कर रहे हैं, और एक जबान नहीं निकल रही। भाजपा के जो हिंदूवादी संगठन में बजरंग दल, उन्होंने जो है रिपोर्ट दिखाने का कार्य किया, FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन SIT गठित तो हो गई। अरे भाई, तो ये तो बताइए कि SIT किस तरह जांच को ले जाएगी? जब कुछ आप
आपने कंप्लेंट ही नहीं लिखी किसी की, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की हो, चाहे वो अन्य संगठन के कार्यकर्ताओं ने की हो, तो जांच कैसे लगा रहे हैं? और जांच में भी ऐसे अधिकारी बैठा दिए जो भाजपा से ताल्लुक रखने का कार्य करते हैं। दुख का है कि आज अधिकारी जो कहते हुए, चाहे पुलिस महकमे में हुए, चाहे वो जो ब्यूरोक्रेसी में हुए, सब ऐसे हैं जो सरकार के हितों को साधने का कार्य कर रहे हैं। आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है किस तरीके से महाकुंभ में जब आग लग गई और कितने लोग मरे, आप आंकड़ा नहीं दे पा रहे। उसी महाकुंभ में गंगा की जो हालत थी, जब नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि आप इसको चेक करिए, जांच करिए, तब पाया गया कि 2% भी वो जो पानी था वो जो है मुंह में लेने के लायक नहीं था। ये स्थिति, और आप कह रहे हैं कि आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसी का सम्मान नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है, वोट की राजनीति करती है, जुमलेबाजी करती है, और जब वोट मिल जाते हैं तो आपकी समझ सबके सामने असलियत आ जाती है। प्रतिमा, भाजपा बड़ी बात मत रही बात कांग्रेस पार्टी की, आपने पूछा हमारे पास क्या प्लान है। देखिए, हम सकारात्मक राजनीति करते आए हैं, अभी जनता ने 70 साल अपनी सेवा करने का मौका हमें दिया है। आज भी हम जाति धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं, समग्र विकास की बात करते हैं। और भाजपा ने अभी कहा कि हम सबका साथ सबका विकास। नहीं मैडम, अब करिए सबका साथ और सबके साथ विश्वासघात। दलितों को आप दलित को आप अपना मानते नहीं है। हाथरस में उस बेटी के साथ जो हुआ, 2 रात के 2 बजे के दिला के आप खामोश रहे। मध्य प्रदेश में किस तरीके से दलित के मुंह पे पेशाब करने का कार्य आपके विधायकों ने किया, आपके मुंह से चूक तक नहीं निकली। आप कहते हैं आप सबका साथ सबका विकास करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ खड़े रहते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। पल्लवी जी जवाब दे रही हैं आपको, और प्रतिमा जी की आवाज थोड़ी ठीक कीजिए, आवाज नहीं ठीक से आ पा रही। हाँ बोलिए पल्लवी जी। प्रतिमा जी की आवाज बहुत क्लियर नहीं थी, बट जो समझ में आया, मैं पहले सर्वेश जी की बात का भी जवाब दूंगी कि मेरे मुंह से लालकृष्ण आडवाणी जी निकला, जिसको इन्होंने मेरे फैक्ट से जोड़ा, जो कि बिल्कुल गलत है, और बताया कि ब्राह्मणों के लिए हमने बहुत किया है। बहुत देखिए, शुरुआत यदि करें समाजवादी पार्टी ने शुरुआत अपनी लोहिया जी के सिद्धांतों पे की। बिल्कुल आपके समय में किसी समय में बड़े प्रमुख ब्राह्मण नेता रहे हैं, लेकिन अभी 2024 जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद जो आपकी सांसदों की जातीय संरचना है उसको देख लीजिए। आपके सिर्फ एक ब्राह्मण है, यानी कि टोटल यदि देखा जाए आपके 37 सांसदों में से सिर्फ 2.7%, यानी सिर्फ एक। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की आप बात करते हैं, देखिए हमारे यहाँ राष्ट्रीय पदाधिकारियों की यदि बात की जाए 34% राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जिसमें 50 में से 17 जो है वो ब्राह्मण हैं। उसके अलावा सांसदों की बात कर लीजिए, भाजपा संगठन की बात कर लीजिए, इसमें 45 प्रमुख पदाधिकारी हैं, जिसमें से 9 जो है वो ब्राह्मण है। ठीक है, तो आप ये हमें बिल्कुल मत बताइए। ओवरऑल इसका जो यदि आप देखेंगे हिस्सेदारी 20 से 35% हमेशा से रही है। उत्तर प्रदेश की यदि बात करें, आप कह रहे थे बड़े नेता का नाम ले लीजिए, आप मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी से शुरू कर लीजिए। और अभी भी यदि देखेंगे तो ब्रजेश पाठक जी हैं, जितिन प्रसाद जी हैं, रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, बहुत सारे हैं जो हैं, मनोज पांडे जी हैं, ये हमारे यहाँ। इसके बाद कांग्रेस की बात पे आते हैं। इन्होंने बोला कि इन्होंने बहुत ब्राह्मणों का बहुत सम्मान किया था। इन्होंने 1948 में जब महाराष्ट्र के दंगे हुए थे महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद, वो उन दंगों को कांग्रेस ने प्रतिमा जी जल्दी से, अब देखिए जो आप कर रही हैं, अभी आशुतोष जी भी वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास नहीं जा पाया क्योंकि अब आपने उंगली खड़ी कर दी कि आपको कुछ कहना है। प्रतिमा जी जल्दी से छोटा सा एक काउंटर, फिर मैं आशुतोष जी आपके पास आ रहा हूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक नेता है, उसके बारे में भी सिर्फ 2022 की बात है। ये ब्राह्मण डीएनए संबंधी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ये कांग्रेस पार्टी तो ये कहने लायक ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी का सम्मान नहीं किया, वो अपने हिसाब से जरूरत में किसी को भी मौके का गठबंधन चल रहा है। समाजवादी पार्टी को ये पानी पी पी के गाली देते थे, और आज के समय में ये हाल है कि समाजवादी पार्टी के कंधे पे चढ़ के उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ेंगे। उनकी वजह से कुछ सीटें आ गई। अगर
तभी की क्या स्थिति थी और अभी की स्थिति देख लीजिए, 2 सीटों पे ये संतुष्ट है। उसके बाद मुद्दे उठाते हैं, मुद्दे ये खुद नहीं उठाते, ये सिर्फ बातें करते हैं, सदन भंग करते हैं, विधानसभा भंग करते हैं। अभी आप इनसे पूछ लो कि 10 ऐसे मुद्दों का नाम दीजिए, 10 ऐसे मुद्दों की बात कीजिए जिसमें आप सड़क पे उतरे हो, तो उनके पास जवाब देने को कुछ नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से समाजवादी है और ना इनके पास देखिए, जब इनको जरूरत होगी तो आज इनको ब्राह्मणों की जरूरत है, इसलिए ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। जब इनको पीडीए, मोस्टली इनका जो नारा रहता है वो पीडीए का रहता है और ये आंकड़े बताते हैं, बिना आंकड़ों की बात नहीं करती होंगी। सर्वेश जी ने जैसे बोला, पर उनके आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। आप कितना सम्मान करते हैं, आपके नेता क्या बोलते हैं। देखिए, उनके बटुकों की बात की, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि वो गलत है और उस पे माननीय मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने बोला अधिकारियों को कार्रवाई करने को। कोई सही करने नहीं बैठा है, सही बतलाने नहीं बैठा है कि बटुकों का जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं, आपके ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं। चलिए ठीक है, एक एक करके। अभी ऐसे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऑडियो भी डिस्टर्ब है, मैं दोबारा आऊंगा। लेकिन आशुतोष जी, ब्राह्मण कैसे किंगमेकर की भूमिका में है उत्तर प्रदेश में, और क्या वाकई जिसकी तरफ ब्राह्मणों का झुकाव हुआ सरकार उसकी बनेगी, और इसीलिए सभी पार्टियों की कोशिश है कि कैसे भाई उनको साधा जाए? राजेश जी, वक्ता लोग इतना बोल चुके हैं कि बड़ा सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। 2014 का चुनाव बीजेपी जीती, 2017 का चुनाव बीजेपी जीती, 2019 का चुनाव बीजेपी जीती, 2022 का चुनाव बीजेपी जीती, 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने और सपा ने गठबंधन मिल करके बीजेपी को एक डेंट देने का प्रयास जरूर किया। लेकिन जो पिछले 5 चुनाव थे, उन 5 चुनावों में बीजेपी का दबदबा क्यों रहा, उसके पीछे के कारणों के प्रति हमको जाना तो पड़ेगा ही। जब बात होती है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की सत्ता में भागीदारी की, तो यह तय करना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसा कौन सा दल रहा जिस पर ब्राह्मणों ने अपना प्रेम नहीं लुटाया, कौन सा ऐसा दल रहा जिस पर ब्राह्मणों ने दोनों हाथ से आशीर्वाद नहीं दिया। सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। 1950 में जब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ तो दो चरण रहे। पहला 1950 से लेकर के 1967 तक कांग्रेस का काल रहा, 17 साल का करीब, और फिर दोबारा 1969 से 1989 तक जब उत्तर प्रदेश के आखिरी मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी रहे। एक स्वर्णिम काल हुआ करता था उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का। मतलब कांग्रेस मतलब ब्राह्मणों की हितैषी। लेकिन अगर हम आज कांग्रेस की बात करते हैं, 2012 के चुनाव में आपके पास में वोट परसेंट था 11.65। 2017 के चुनाव में आपके पास में वोट परसेंट रह गया 6.25। और जब 2022 के विधानसभा चुनाव में आते हैं तो आपका वोट परसेंट घट करके रह जाता है 2.33। 2.5% वोट बैंक से भी नीचे आ जाते हैं और आपके पास सीटें विधानसभा में कितनी हैं? 2 सीटें। ब्राह्मणों का, जैसा कि अभी अभिषेक भाई ने बताया कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का जो वोट बैंक है वो 12 से 14% है। मेरे पास में जो आंकड़े थे उनके हिसाब से 10 से 14% का था। बीच का मान लेते हैं, ना 12 से 14 मानते हैं ना 10 से 14 मानते हैं, 12% मान लेते हैं। 100 सीटों पर अगर उनका प्रभाव है, मध्य उत्तर प्रदेश ले लीजिए, पूर्वांचल के कई जिले ले लीजिए, उसके बाद में बीच का जो अवध का क्षेत्र है वो ले लीजिए। ब्राह्मणों का प्रभाव अगर नहीं है तो राजनीतिक दलों के बीच में ब्राह्मणों के 10% के वोट बैंक के लिए इस तरीके की लड़ाई नहीं हो रही होती। लड़ाई तो हो रही है। कांग्रेस ने अगर ब्राह्मणों के वोट को दोनों हाथों से लिया, कांग्रेस को अगर ब्राह्मणों ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया तो समाजवादी पार्टी को भी दिया, उससे पहले बसपा को भी दिया।
जिस बसपा ने तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार का नारा दिया, उस बसपा को जब नकार दिया गया बुरी तरीके से, उसे लगा कि वो सत्ता में नहीं आ पाएगी, तो उसी बसपा ने यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद में उन्होंने नारा लगाया, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। सतीश चंद्र मिश्रा को उन्होंने आगे किया, ब्राह्मण भाईचारा के उन्होंने सम्मेलन कराए उत्तर प्रदेश भर में, और ब्राह्मणों ने दोनों हाथ से उन्हें आशीर्वाद देके कितनी सीटों पर पहुंचाया? 220। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। नतीजा, बसपा सरकार के दौरान ब्राह्मणों के ऊपर जितने दलित एक्ट के मुकदमे दर्ज हुए, इतने कभी नहीं हुए। ब्राह्मणों से लगा गलती हो गई। अखिलेश यादव आए, उन्होंने भी ब्राह्मणों के नाम पे खूब भाईचारा किया, खूब नारे लगाए, दौरे किए जी, भगवान परशुराम के नाम पे सम्मेलन हुए। ब्राह्मणों को लगा कि नया लड़का है, मुलायम सिंह यादव के समय की कहानी अलग थी, अखिलेश जी बेहतर करेंगे। आपको भी सिर पर बिठा लिया, आपको उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंप दी। आपने क्या किया? सर्वेश भाई, बहुत कड़वा बोलने जा रहा हूं, इटावा के संतोषपुर गांव की घटना को याद करिए, जब ब्राह्मणों के एक बच्चे को यादवों के गांव में नंगा घुमाया गया। भाई, नंगा घुमाया गया। दर्द होता है कि ब्राह्मणों को अगर आप उनका वोट लेते हो तो आपको यह सोचने की बात होनी चाहिए कि क्यों। ब्राह्मण चाहता है कि आपको वोट दे, लेकिन आप क्या करते हैं? आपने पहले से तय कर लिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। ब्राह्मण तो छोड़ दो, वहां सवर्ण नहीं है भाई साहब, नहीं है ना। सोचना, टीवी से हटके बैठ के सोचना कि क्या आशुतोष अग्निहोत्री गलत तो नहीं कह रहे थे, कुछ तो सही कह रहे होंगे। अब बात आती है पल्लवी सिंह साहब की, मैं इनको भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा इनको। अभी यूजीसी का मामला हुआ, यूजीसी ने कहा कि एक नया नियम लेकर के आते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के अगर छात्र के ऊपर कोई उत्पीड़न होगा तो वो उत्पीड़न करने वाला एक व्यक्ति माना जाएगा, सामान्य वर्ग। और सामान्य वर्ग में ब्राह्मण भी आता है। आपकी सरकार थी, जोशी बैठा हुआ था वहां उस समय, जो एक ब्राह्मण था। आपने भी ब्राह्मणों के साथ कुछ खास नहीं कर दिया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अगर 56 विधायक ब्राह्मण हैं, तो इस ब्राह्मण समाज ने आपको 46 ब्राह्मण जिता करके भेजे हैं। समाजवादी पार्टी के पास में 5 ब्राह्मण विधायक हैं, भले मनोज पांडे आज नहीं है। कांग्रेस के पास में अगर आराधना मिश्रा अकेली ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों की आवाज उन्होंने भी नहीं उठाई। शॉर्ट में सर, हाँ, नहीं उठाई ना। क्यों नहीं उठाई? सवाल एक ही आ जाता है राजेश भाई कि ब्राह्मणों का वोट बैंक तो आपको चाहिए, लेकिन ब्राह्मण अगर अपने मन की बात करने आते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है। अखिलेश यादव कहते हैं, हाँ मिश्रा हो, दुबे हो, पाठक हो, दूर हटो, तुम हमारे मिजाज के नहीं हो। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक पार्टी के, क्या आपको यह बयान देना शोभा देता है? नहीं शोभा देता है। उसी तरीके से कौन सी पार्टी का दल ऐसा, इसमें जाति नहीं है उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में, जिसको आरक्षण नहीं मिलता है? केवल एक को आरक्षण नहीं मिलता है, वो सामान्य वर्ग है, और उस सामान्य वर्ग के अंदर ही ब्राह्मण भी आता है। ब्राह्मण का बच्चा गरीब, ब्राह्मण का बच्चा कमजोर, ब्राह्मण का बच्चा अनपढ़, उसके बावजूद भी वो लोगों के ऊपर उत्पीड़न करने वाला है। और एक आईएएस आईपीएस का बच्चा, एक नेता का बच्चा जो मंत्री है, उसके पीछे जाति लगी हुई है, और उस जाति के नाम पर एक गरीब बच्चा जो साइकिल से चलता है, वो भाई साहब करोड़ की गाड़ी की चलने वाले व्यक्ति के ऊपर उत्पीड़न कर सकता है।
ठीक। किसने किया ब्राह्मणों के साथ कुछ? तो ढपोल संखी बातें तो नहीं चलेंगी भाई। ब्राह्मणों के लिए अगर आपको कुछ करना है तो जमीन पर आना होगा, नहीं तो जो हस्त्र कांग्रेस का हुआ, जो हस्त्र सपा का हुआ, जो हस्त्र बसपा का हुआ, वही हस्त्र एक दिन भाजपा का भी होगा। ठीक है, प्रतिमा जी आप कुछ कह रही हैं? देखिए बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल आशुतोष की बात से सहमत हूँ, लेकिन आशुतोष जी आप कांग्रेस की बड़ाई करना भूल गए कि अगर ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात है, जब हमारी सरकारें रही तो ब्राह्मणों को सम्मान दिया कांग्रेस पार्टी ने, और किसने बनाया मुखिया बता दीजिए उत्तर प्रदेश। एक सेकेंड प्रतिमा जी, स्टालिन का बयान सुना आपने? अरे सुनिए, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपने स्टालिन का बयान सुना जिसने ब्राह्मणों के ऊपर उंगली उठाई? आपने उस स्टालिन को गले लगाया ना। इंडिया गठबंधन का हिस्सा स्टालिन था, आज है या नहीं है? सुनिए मेरी बात बताइए। हमने जो दिया सम्मान वो अपने देश से होनी चाहिए। और रही बात भाजपा की, भाजपा ने अभी नहीं कहा कि अभी इन्होंने बड़े ब्राह्मण नेताओं के अरे मैडम ये तो हमारे ही है, हमारे ही लोग हैं। आपके नहीं है, आपके नहीं है। अगर आपके होते तो आप संभाल के रखते, आप संभाल के रख नहीं पाए, इसलिए आपके नहीं हो सके, क्योंकि आपके यहाँ ब्राह्मणों का सम्मान ही नहीं है। आपको ब्राह्मणों का डीएनए देखना है। आपके नेता विवादित बयान देते हैं, आपके लोग ब्राह्मणों पे अत्याचार हो तो उसको आप रोकते नहीं है, आप खड़े होकर देखते हैं। उनका नरसंहार हो आप रोकते नहीं है, आप उसे देखते हैं। तो ये मत बताइए कि इनके नाम लिए ये आपके हैं। यदि ये आपके होते तो आपके साथ होते, आपके साथ नहीं है तो आपके नहीं है। ये आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने किस तरीके से किसका सम्मान किया अपने उत्तर प्रदेश में। किसी भी जाति की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, आपने जितना लोगों को सम्मान किया करते आप, तो आपको छोड़ के कोई नहीं आता। आपकी पार्टी छोड़ के लोग आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप लोगों ने सम्मान नहीं किया। आपकी पार्टी में कभी मैं भी हुआ करती थी, लेकिन आप लोगों ने सम्मान ही नहीं किया। आपकी पार्टी में ना महिलाओं के सम्मान है, जाति तो छोड़ दीजिए आप लोग भी तुष्टिकरण की राजनीति ही करते हैं। जब जैसी जरूरत होती, जिस राज्य में जैसी आवश्यकता हो, और आपकी पार्टी के लोग सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से करते हैं, उसके साथ आप रहते हैं। तो आप ये तो बिल्कुल मत बताइए कि आपकी पार्टी के ये लोग हैं। ये बात तो बिल्कुल नल एंड वॉइड है, क्योंकि आपके लोग आपके कार्यकर्ताओं को वो सम्मान कभी देते ही नहीं है। आपके यहाँ परिवारवाद इतना हावी है कि आप एक परिवार को सिर्फ पाएंगे, बाकी किसी को आप पनपने ही नहीं देते। तो जब कोई अच्छे परिवार से आपकी पार्टी में आ रहा है, अभिषेक जी, ठीक है, आप दोनों को समय दिया मैंने, आपने काउंटर एक दूसरे पे कर लिया। अभिषेक जी, 10 से 12% ब्राह्मण कैसे यूपी की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में हैं? और क्या वाकई जो मेरा आशुतोष जी से सवाल था वही आपसे कि क्या जिस तरफ ब्राह्मणों का झुकाव हुआ उसी तरफ क्या सरकार उसी की बनती है? और मौजूदा वक्त, एक सेकंड मैडम प्लीज, हो गया आप दोनों का, प्लीज। ठीक है, प्रतिमा जी प्लीज अब सुन लीजिए, समय भी कम है और मेहमान है, उनके पास एक एक बार जाना है। अभिषेक जी, ये चूंकि अभी मौजूदा राजनीति परिदृश्य को देखें तो किस तरफ झुकाव नजर आता है ब्राह्मणों का? क्योंकि अभी हर दल की ये कोशिश है कि भाई हमारे साथ आओ, हम आपके हितैषी हैं। अभिषेक अहलावत जी, देखिए अखिलेश यादव जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बसपा को भी एक तरीके से हराया था उस समय, मायावती जी को, और कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का उनकी तरफ झुकाव हुआ था, तभी वो सीएम बन पाए थे। परंतु जिस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उनके राज में रही, जिस तरीके से दंगे प्रदेश में रहे, उससे कहीं ना कहीं ब्राह्मण भी ये सोचने के लिए विवश हो गए कि हमारे जीवन जान उनका शायद फ्रेम चला गया। आशुतोष जी, मैं अभिषेक जी की बात पूरी करता हूं कि जिस तरीके की जो घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में पिछले कई बार, मैंने सपा सरकार की बात की, मैंने बसपा सरकार की बात की, भाजपा की भी बात की, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों को गाली तो नहीं दी जाती। कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों को झूठे मुकदमे में तो नहीं फंसाया जाता।
कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों को उनके घर से खींच करके मारा तो नहीं जाता, सुरक्षित तो हैं। यही कारण है राजेश जी, आप पिछले 2022 के चुनाव के आंकड़े देखिए। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 41.29% वोट मिला और समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिला। कुल टोटल 9% वोट का अंतर था। और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का वोट परसेंट जो मैंने आपको बताया वो कुल मिलाकर के 10 से 12% का है। अब 12% कुल टोटल ब्राह्मण है और बीजेपी और सपा के बीच का जो अंतर है वो रह जाता है 9% का। 9% मैं मानता हूं कोई 12 में से 3% ब्राह्मण भी अगर सपा की ओर गए, ठीक है, कांग्रेस की ओर गए और बसपा की ओर गए तो 9% ब्राह्मणों का वोट तो मिला ही मिला है भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से माना भी जाता है कि वो सवर्णों की राजनीति करती है। सवाल यहां पर यही उठ करके आ जाता है कि अगर ब्राह्मणों ने आपको वोट दिया, अगर ब्राह्मणों ने आपको सत्ता तक पहुंचाया, अगर ब्राह्मण अपने आप को आपके कार्यकाल में सुरक्षित मानते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसा कि 80 के दशक से पहले कांग्रेस के समय में मानते थे, तो फिर आपकी जिम्मेदारी भी इतनी बढ़ जाती है कि जिन्होंने आपको समर्थन दिया, जिन्होंने आपको सहयोग दिया और जिन्होंने आपको सत्ता तक पहुंचाया, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? प्रतिमा जी, देखिए, आपने कहा ब्राह्मण सुरक्षित है, इस बात पे मुझे थोड़ी हंसी आई, बट मैंने अपनी हंसी को रोक लिया। विकास दुबे से लेकर के अभी 2 दिन पहले एक सेकेंड, मैं आपकी बात को खंडन करता हूं, मैं आपकी बात का विरोध करता हूं। विकास दुबे को आप ब्राह्मण अगर कह रही हैं, नहीं, प्रतिमा जी सुनिए, अरे प्रतिमा जी सुनिए, आपका ज्ञान कम है, आपका ज्ञान कम है प्रतिमा जी, सुनिए पहले। अरे सुनिए भाई, सुनिए, पूरी बात सुनिए। आप विकास दुबे को ब्राह्मण कहती हैं जिसने पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाई, जिसने 9 पुलिस वालों को मार दिया। आप ब्राह्मण कार्ड खेलने के लिए आई हैं यहाँ पर, और ब्राह्मण भी खतरे में है। अरे सही से खतरे में हो गया ब्राह्मण। आप विकास दुबे को ब्राह्मण बोलेंगे, विकास दुबे का नाम लेकर के आप उसको ब्राह्मण बोलेंगे जिसने पुलिस वालों के ऊपर खुल करके गोलियां चलाई। की आवश्यकता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी आपके लिए ये है। विकास दुबे राक्षस था, बनाने के बाद जिस तरीके से बिहेवियर करते हैं बाकी क्षेत्रीय पार्टी के साथ, विकास दुबे राक्षस था प्रतिमा, राक्षस, उसको राक्षस की संज्ञा देनी चाहिए। जिक्र नहीं किया। आप विकास दुबे की बात कर रही हैं यहाँ पर, बात कर रहे हैं आप, उनकी खामियां तो गिना ही नहीं रहे। अरे भाई, कम से कम हमारे राज में सुरक्षित तो थे, गिरबान पकड़ पकड़ के बाहर एनकाउंटर तो नहीं होते थे ब्राह्मणों के। अरे भैया, ब्राह्मणों की बात कर रही हो, कौन से ब्राह्मणों के एनकाउंटर हो गए? क्या अतीक अहमद, अरे सुनिए भाई, भाजपा राज में जब श्री राम सुरक्षित नहीं है तो मुझे लगता है और कोई सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि श्री राम जी ने अपनी नगरी से भाजपा को किनारे कर दिया, चित्रकूट से हरा दिया, बद्री धाम से हरा दिया। उसके बाद भी भाजपा को तनिक भर भी अकल नहीं आई जो उन्होंने शंकराचार्य का अपमान करने का कार्य किया। अरे भाजपा ने, आपको तो उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरे उत्तर प्रदेश से गायब कर दिया। तो दिक्कत यही है, अगर आप उस जगह पर सुनती नहीं है, अरे भाई सुनती नहीं है, सुन लो, सपा की बैसाखी आपको ना मिली होती, सुन लीजिए। अरे प्रतिमा जी, 1 मिनट सुन लीजिए, आपकी सब बात सही थी, लेकिन आपने विकास दुबे का ब्राह्मण कार्ड खेला, वो कतई गलत था। ब्राह्मणों के नाम पर वो कलंक था। पल्लवी जवाब दे रही है। हाँ, बोलिए पल्लवी जी। ठीक है प्रतिमा जी, आ गई आपकी बात। प्रतिमा जी, कर्नाटक की थोड़ी हालत देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की आप हालत देख रही है, वो जनता देख लेगी, लेकिन वहाँ की जनता जो त्राही काम कर रही है, एक बार उनकी तरफ भी नजर डाल लीजिए। वहाँ की जो स्थिति आपने बना रखी है, आर्थिक स्थिति से लेकर जो स्थिति आपने बना रखी है, हत्या, लूट, वहाँ क्यों नहीं ध्यान दे रहे? उत्तर प्रदेश में आपको ध्यान देना है, लेकिन आपको कर्नाटक सम्मान नहीं करती, भाजपा आपको मौका दिया है, आपको ध्यान नहीं देना है, आपको नहीं देखा है कि आपने क्या काम किया है।
आप गुंडे और आप गुंडों का सम्मान करते हैं, ये सच है। आपने गुंडे पाले हुए हैं, आप गुंडों का ही सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों को अपने रास्ते से हटाने का काम करते हैं। गुंडों की बात कर रही है, इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी गुंडों की बात कर रही है, जो सबको उठा के जेल में डाल देती थी। पत्रकारों के ऑफिस बंद कर दिए जाते थे, उनको जेल में डाल दिया जाता था, उनको घरों में नजर बंद कर दिया जाता था। ऐसी पार्टी की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। ये तो वही बात है, सूप हंसे तो हंसे, चलनी भी हंसे जिसमें भारतीय है। आपका जो है, आपने जो हश्र किया था जनता का 40 से 50 साल तक, जो आपने घोटालों की सरकार चलाई है, जो आपने इमरजेंसी लगाई है, उसी की वजह से पूरे देश में खत्म होते जा रहे हैं। आप 99 सीट पे समझ गए हैं, 400 से ज्यादा सीटें लाते हैं ना आप 99 सीट भी लाते हैं केंद्रीय पार्टियों के दम पर। आपकी सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की वजह से, और वहां चले जाइए, हर जगह आप केंद्रीय पार्टियों से साठगांठ करते हैं। जब जहाँ आशंका होती है और जहाँ आपको आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पे आप उनसे अलगाव कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए, महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए। ये आपका चाल चरित्र चेहरा है, ये आपके कार्य करने का तरीका है, और जनता ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अब आप दोबारा आने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो ये आपकी हताशा है, जो आप बीच में सबके बोल के एक डिबेट को डिस्टर्ब बिल्कुल बिल्कुल बीच में देखिए, बीच में ठीक है, मैंने जबकि पूरा समय दिया, लेकिन ऐसे दूसरे के बीच में बोल के ना उससे समय खराब होता है, कई बार चीजें समझ नहीं आती। सर्वेश, वक्त कम है, लेकिन आखिरी कमेंट आप ही से, क्या पीडीए के साथ साथ अब कोशिश यही कि भाई, क्योंकि बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, उनके लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं है। आप कहते हैं साहब पीडीए और पीडीए के सारे आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन 24 में किया भी, लेकिन अब थोड़ा क्या मन डगमगा रहा है कि नहीं भाई खाली इस फॉर्मूले से नहीं बल्कि दूसरे फॉर्मूले को भी साथ लेके चलना पड़ेगा? कि क्या मन डगमगा रहा है, ये मैंने कहा ना कि ये सारे सबके साथ, कई बार ऐसा लगने लगता है मुझे डिबेट्स में भी बैठ के कि सरकार भाजपा की नहीं है, अभी भी समाजवादी पार्टी की है। क्योंकि जैसे एनालिसिस करते करते ना बसपा सपा कांग्रेस सब पे आते हैं, तो जैसे भाजपा पे आती है सुई, उसके बाद एनालिसिस जो है वो खोखली हो जाती है। क्योंकि अभी के 10 साल की सरकार में बहुत कम लोगों में मुझे दिखते हैं जो कई बार हिम्मत कर पाते हैं कि अभी जो सबसे ज्यादा सवाल के घेरे में होना चाहिए वो कोई भी सरकार, अगर हमारी पार्टी हो सरकार में तो हमसे पूछा जाना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाता। तो मैंने पहले कहा कि एक आध बार हम ये भी जोड़ लेते हैं कि कुछ मीडिया हाउसेस को भी जोड़ लेते हैं, वो भी अखिलेश यादव जी के साथ। बताइए अभी कौन सा मुद्दा है जो छूट गया? क्योंकि जिस मुद्दे पे बात हो रही थी वो मुद्दा हुआ नहीं ना, कुछ और ही चल रहा था, यहाँ कर्नाटका केरला चल रहा था। हाँ। और तो यहाँ जब तथ्य गायब हो तो ऐसे ही बिना सिर पैर की बात की जाती है, कोई उसका लॉजिक नहीं होता। भाई बात आप जवाब दे रहे हैं? नहीं, पल्लवी जी 1 मिनट, पल्लवी जी 1 मिनट, सर्वेश भाई बात अपनी पूरी रखेंगे। अरे रुक जाइए पल्लवी जी, 1 मिनट रुकिए ना। अरे भाई रुक जाइए, कर्नाटक की बात मैंने की थी, कर्नाटक की बात मैंने की थी। पल्लवी जी 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट सर्वेश भाई। अरे पल्लवी जी 1 मिनट रुक जाइए भाई, प्रतिमा जी 1 मिनट रुक जाइए। बोलिए सर्वेश भाई, जब सनातन की बात आई तो कर्नाटक की भी बात हो, कर्नाटक की बात आई। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। विकास दुबे के नाम पे अगर आप ब्राह्मण कार्ड खेलेंगे, क्या विकास दुबे, आप दिल पे हाथ रख के दीजिए, लिख के कहिए, चलिए मैं मान लेता हूं, आप बताइए क्या विकास दुबे ने जो किया था वहां क्या उचित था? आपकी सरकार अगर होती। विकास दुबे का नाम लिया क्या अभी तक? आपने नहीं लिया, प्रतिमा जी ने लिया, मैं यही तो कह रहा हूं, तभी तो कर्नाटक की बात ये कह रहा हूं। लेकिन मैं फिर बताता हूं, मुझसे सवाल पूछा गया, प्रतिमा जी मैं जवाब देता हूं। लेकिन हाँ, जब बात भरत तिवारी की आएगी और जब स्टैटिस्टिक्स की बात आएगी कि दूसरे नंबर भरत तिवारी के साथ जो घटना हुई वो गलत है। शायद आपको नहीं पता होगा, 2 दिन पहले हमने इसी पे डिबेट की मेरे भाई, इसी पे डिबेट की। दोनों अलग अलग मामले, भरत तिवारी का प्रकरण अलग था। पूछे तो अरे मेरे पूरा होने तो दीजिए। हाँ करिए, या तो आप ही लोग बोल लिया करिए, नहीं बोलिए, निश्चित कर लीजिए कि भाजपा जीत गई, यहाँ मान लीजिए आप कि सब कुछ भाजपा ने किया, तो जीती रही है, हम उसमें क्या मान लें, आप बोलिए। अरे तो मुझे जब सवाल पूछिए तब तो कम से कम ऑडेसिटी की जवाब सुनिए। बात भरत तिवारी की और स्टैटिस्टिक्स की भी है, और आपको पता होगा अगर नंबर दूसरे पे है जिनका एनकाउंटर्स किसी समुदाय का सबसे ज्यादा तो ब्राह्मणों का हुआ है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट, मैं नहीं कह रहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट 10 बार सवाल पूछ चुकी है, ये जो एनकाउंटर नीति है जिसपे पीठ थपथपाती है भाजपा सरकार, ये लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ा फेलियर है। अगर किसी को लॉ एंड ऑर्डर का एल भी पता होगा तो उसको पता होगा कि बहुत ही अनपढ़ लोगों की सरकार होगी जो नंबर ऑफ एनकाउंटर्स पे अपनी पीठ थपथपा रही होगी। तो आपको पता है, आपको यूपी के इतिहास को देखें, सबसे ज्यादा एनकाउंटर किस सरकार में हुए थे, पता है आपको?
जिसके भी सरकार नहीं, मैं बता दूंगा आपको, नहीं मालूम तो अरे आप मुलायम सिंह यादव के दौर में हुए थे सबसे ज्यादा। तबाता नहीं मिलूंगा। नहीं, मुलायम सिंह यादव के दौर में हुए थे सबसे ज्यादा एनकाउंटर। बात ये नहीं है, बात फैक्ट की है। अगर आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मूर्ख वो हैं, तो फिर आपको आईना देखना पड़ेगा। आशुतोष जी, क्या गलत कह रहा हूं? सपा को दिखाएंगे, भाजपा को बहुत शॉर्ट में सर, समय कम है। मुझे जहां तक लग रहा है कि सर्वेश भाई आप भी कई बार रहे सपा, बसपा और उसके बाद में बीजेपी, आपके पिछले कार्यकाल के दौरान जितने एनकाउंटर हुए उतने तक अभी नहीं पहुंचा है, पहली चीज। दूसरा, अगर अपराधी का एनकाउंटर होता है तो वो ठाकुर हो सकता है, बनिया हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, कायस्थ हो सकता है, किसी न किसी जाति का तो होगा ही होगा। बात आती है अपराध के ऊपर। अगर विकास दुबे का हुआ, अनिल दुजाना का अगर एनकाउंटर हुआ, वो जाट था, तो जाट वाले हल्ला मचाना शुरू कर देंगे कि भाई ये जाट मार दिया, जाट मार दिया, जाट मार दिया। मुस्लिम का किसी का होगा जाकर के एनकाउंटर, तो मुस्लिम हल्ला मचाना शुरू कर देंगे। जो व्यक्ति सामने से गोली मार रहा है, भाई जो सामने से गोली मार रहा है, उसको कैसे छोड़ दिया जाएगा? ठीक है, समय इतना ही था। डिटरेंस नहीं है। हाँ, ये मान रहे हैं ना बैठ के कि क्रिमिनल्स के अंदर डिटरेंस नहीं है अभी। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और अपराधी की कोई जाति ना होनी चाहिए, ना जाति होती है। अपराध करेंगे तो फिर अंजाम वही होगा जो हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह कि अभी फिलहाल 2027 को अगर हम देखें तो 27 को लेकर अब हर दल अपनी अपनी तैयारी को कर रहा है। और पीडीए के, चाहे अखिलेश यादव हो, पीडीए के साथ साथ ब्राह्मण, चाहे मायावती हो, अब सबको ब्राह्मण वोटर भी याद आ रहे हैं। क्योंकि यूपी में कहा जाता है कि जो ब्राह्मण है वो किंग मेकर की भूमिका में होते हैं और जिस तरफ उनका झुकाव हो सरकार उसी की बनती है। और शायद इसीलिए सबकी कोशिश यह है कि उनको अपने पाले में लिया जाए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।